दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। दोस्तों, एक तरफ नरेंद्र मोदी का भारत विश्व गुरु बनने की तरफ अग्रसर है, क्योंकि सत्ता ने संकल्प ले रखा है कि भारत को विश्व गुरु बनाना है। और इसी विश्व गुरु अभियान में अपनी आहुति देते हुए, अपनी तरफ से आहुति देते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा कदम उठा लिया है। स्वदेशी के भारत के नारे को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो मजबूत कर रहे हैं। और जिस तरह से भारतीयों को स्वदेश वापस लौटो जैसे अभियान को उन्होंने अघोषित तौर पर मंजूरी दी है, उससे तो नरेंद्र मोदी जी को निश्चित तौर पर खुश होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी और उनकी ट्रोल आर्मी को भी खुश होना चाहिए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जिस प्रकार से अपनी वीजा नीति को आज घोषित किया, उसके बाद से सिलिकॉन वैली से वापस सूरत का रास्ता पकड़ने, वहां जाकर चाय की टपरी लगाने, फैक्ट्रियों में लोहा पीटने, हीरा तराशने और इन सब से आगे बढ़कर पकौड़ा तलने जैसे रोजगार के लिए भी पुख्ता इंतजाम कर दिया है। दरअसल जिस प्रकार का H1B वीजा को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने फीस बढ़ाने का ऐलान किया और लगभग 50 गुना ये फीस बढ़ा दी गई, उसके बाद भारतीयों को कहीं ना कहीं खुश हो जाना चाहिए, क्योंकि एक तरफ उन्हें लग रहा है कि वतन की मिट्टी पुकार रही है। वतन की मिट्टी इस रूप में पुकार रही है कि यहां नरेंद्र मोदी की सरकार स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मेक इन इंडिया, न जाने कितने इंडिया के नाम से प्रोग्राम चला रखे हैं। लेकिन जब इंडिया के नाम से इतने प्रोग्राम चल रहे हैं और स्किल्ड वर्कफोर्स यानी कुशल श्रमिक, भारत के कुशल मजदूर भारत से बाहर काम करें, ये अच्छी बात नहीं हो सकती थी। दरअसल ये सारी बातें जितनी आसानी से और हल्के में मैं आपको बता रहा हूं, ये इतना हल्का दरअसल है नहीं। भारतीय आईटी उद्योग और आईटी प्रोफेशनल के सामने एक गंभीर संकट की स्थिति ट्रंप के नीतियों ने खड़ी कर दी है। सभी जानते हैं कि जो भारत की आईटी की क्रीम है, जो आईआईटी वगैरह से आप बड़े इंस्टीट्यूशन से पास आउट होकर निकलते हैं, कंप्यूटर साइंस में डिग्री लेते हैं, बीटेक या एमटेक करते हैं, वो कहीं ना कहीं सिलिकॉन वैली का रास्ता पकड़ते हैं। और सिलिकॉन वैली का रास्ता पकड़ने के लिए उनके पास जो एकमात्र रास्ता होता है, सबसे आसान रास्ता होता है, वो रास्ता होता है H1B वीजा का। और ये H1B वीजा क्या है? तो 1990 के दशक की शुरुआत में इस वीजा की शुरुआत हुई थी और मैंने H1B वीजा को गूगल करके सर्च किया कि इसका मतलब क्या होता है। तो विशुद्ध हिंदी में यदि मैं आपको बताऊं तो उसका जवाब ये मिला कि H1B वीजा का मतलब होता है कि अमेरिका दुनिया के दूसरे देशों से आने वाले कुशल मजदूरों को, कुशल श्रमिकों को, यानी स्किल्ड लेबर फोर्स को अपने देश में आमंत्रित करता है, उसके माध्यम से अमेरिका आने की अनुमति देता है, ताकि वो अमेरिका में आकर के सर्विसेज हो या उत्पादन हो, उनकी गुणवत्ता को बहुत ज्यादा बढ़ा सके। और इसमें सबसे आगे होते हैं भारत के आईटी प्रोफेशनल्स। हर साल अमेरिका तकरीबन 85,000 H1B वीजा लॉटरी के माध्यम से जारी करता है और उन 85,000 वीजा को जो जारी किया जाता है H1B वीजा को, उसका लगभग 70% भारतीय होते हैं उसमें। यानी H1B वीजा हासिल करने वाले लोगों में 30% तो शेष दुनिया के लोग होते हैं, लगभग 70% भारतीय होते हैं। पहले उनकी फीस कितनी हुआ करती थी? पहले उनकी फीस होती थी 3 साल के लिए 5 लाख रुपए। 3 साल के लिए 5 लाख रुपए होती थी और 3 साल के लिए उसे एक्सटेंड किया जा सकता था। कहा जाता था कि ये लोग ग्रीन कार्ड होल्डर हैं, एनआरआई भारत से जो जाते थे, सिलिकॉन वैली में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की नौकरी करते थे। बड़ी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनियां, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजॉन, जिनका भी आप नाम ले, कॉग्निजेंट, जिनका भी आप नाम ले सकते हैं, ये सब उसमें जाके नौकरी करते थे। अच्छी पगार मिलती थी और अच्छी पगार जितनी वहां मिलती थी, उसके बाद जो भारत के अंदर जो 50, 55 या 60 लाख की आईटी की वर्कफोर्स आप देखते हैं, बेंगलुरु में, पुणे में, हैदराबाद में, गुड़गांव, नोएडा या चेन्नई में आप देख रहे हैं, वहां क्या बचता था? वहां बचता था कर्नाटक, महाराष्ट्र और देश के दूसरे हिस्से के जो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, जहां लोग अपना पेट काटकर, अपनी जमीन बेचकर, लोन उठाकर अपने बच्चों का एडमिशन कराकर भेजते हैं और फिर उसमें 20,000 रुपए की स्टार्टिंग सैलरी जो वर्ष 2000 में या 99 में हुआ करती थी, आज 25-26 साल बाद भी उतनी ही स्टार्टिंग सैलरी पर वो नौकरी करते हैं और फिर बच्चे यहां पर नौकरी करते हैं। अमेरिका जितनी सैलरी तो मिलती नहीं है। अमेरिका में तो किसी तरह से 70-80 लाख रुपए मिल ही जाते हैं, लेकिन भारत के अंदर जो सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं, चाहे वो विदेशी हो या स्वदेशी हो, वो स्टार्टिंग सैलरी औसतन 20-25 हजार रुपए ही देती है। लेकिन
उन स्किल्ड वर्कफोर्स के, उन आईटी प्रोफेशनल्स के जो भारत में काम करते हैं, उनके पेरेंट्स, उनके गार्जियन घर बैठ करके दहेज के लिए 5 गुनी 6 गुनी सैलरी बताकर कहते हैं कि 1.5 लाख रुपए मिलता है, तो 20 लाख रुपए का पैकेज मिलता है ताकि मोटा दहेज हासिल किया जा सके। दहेज में फ्लैट की चाबी हासिल की जा सके, दहेज में बाल्टी सेट हासिल किया जा सके, दहेज में 4 चक्का वाली गाड़ी हासिल किया जा सके, टीवी फ्रिज हासिल किया जा सके। इसके लिए झूठ बोलने का उपक्रम होता है और वो उपक्रम ऐसा दिखाया जाता है कि जितनी सैलरी अमेरिका में है उतनी सैलरी यहां भी मिल रही है। लेकिन अब तो अमेरिका वालों पर संकट है, अब उन्हें भारत आकर उसी सैलरी पर नौकरी करनी पड़ सकती है। बहुत बड़ी संख्या में अमेरिका में भारतीय है। मैंने आपको बताया कि 85,000 हर साल H1B वीजा जारी किए जाते हैं और उसमें 70% के करीब भारतीयों को मौका मिलता है। पहले यह फीस 5 लाख रुपए 3 साल के लिए थी और 3 साल के लिए एक्सटेंड हो जाती थी, यानी 6 साल के लिए 5 लाख रुपए लगती थी। अब 1 साल के लिए H1B वीजा दिया जाएगा और उसकी फीस होगी $1 लाख। भारत में अभी $1 लाख का मतलब चूंकि लगभग 88 रुपए का $1 है, तो 88 लाख रुपए 1 साल की फीस होगी। 88 लाख रुपए 1 साल की, और ये 3 साल के लिए नहीं, और 3 साल एक्सटेंशन वाली बात भी नहीं, बल्कि साल दर साल नया वीजा लेना होगा, नई परमिशन लेनी होगी अमेरिका में टिके रहने के लिए। तो इस हिसाब से देखें तो कहां 6 साल के लिए 5 लाख में काम हो जाता था, आज वो काम 5.25 करोड़ रुपए लगेंगे। H1B वीजा यदि आप 6 साल का जोड़ करके देखें 88 लाख रुपए के हिसाब से, तो 5.25 से 5.5 करोड़ रुपए बनते हैं। तो तकरीबन ये 100 गुनी बढ़ी हुई फीस मानी जानी चाहिए। आखिर ये कदम ट्रंप ने क्यों उठाया? मैं जानता हूं कि गोदी मीडिया दिखाना शुरू कर चुका होगा कि ट्रंप के इस कदम से भारतीयों को कितने फायदे हैं, क्योंकि गोदी मीडिया फायदे ही दिखाएगा कि ट्रंप ने भारतीयों को अमेरिका जाने से रोक दिया, यानी भारत में रह के वो काम करेंगे। तो भारत में रह के काम करेंगे तो मिलेगा कितना पैसा? मिलेगा वही पैसा कि गार्जियन को घर पे झूठ बोलना पड़े कि इससे इतना ज्यादा पैसा मिलता है। मिलेगा 20,000, गार्जियन को घर पे बोलना पड़ेगा दहेज के लिए 1.5 लाख रुपए। ये हालात बने हुए हैं। औसतन अमेरिका में 70-80 लाख रुपए सालाना भारतीय आईटी प्रोफेशनल कमा लेते थे, क्योंकि आमतौर पर अमेरिका वगैरह वही आईटी प्रोफेशनल जाते थे जिन्होंने अच्छे इंस्टीट्यूशन से, मसलन पुराने आईआईटी से, मसलन बीआईटी मेसरा से, मसलन किसी दूसरी क्रीम इंस्टीट्यूशन से उन्होंने पढ़ाई की हो, तब जाके वो अमेरिका जाते थे और आईटी कंपनियों में काम करते थे। अब आज की क्या स्थिति है? तो आज की स्थिति यही है कि इनमें से ज्यादातर लोग जो अमेरिका गए हैं, अमेरिकी नागरिकता के लिए आवेदन करना होगा, तभी उनकी नौकरियां बचेंगी, तभी उनका वीजा संबंधी जो नियम कड़े किए गए हैं उससे छुटकारा मिलेगा। वरना वो जितना कमाएंगे, 70-80 लाख रुपए कमाएंगे और लगभग उतना ही पैसा अमेरिका में उन्हें वीजा हासिल करने के लिए, H1B वीजा हासिल करने के लिए देना होगा। तभी वो कहे जाएंगे कि स्किल्ड वर्कफोर्स, यानी कुशल मजदूर की श्रेणी में तभी गिने जाएंगे। अब अन्यथा उन्हें वापसी का रास्ता देखना होगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या इसे अमेरिका को फायदा होगा? गोदी मीडिया जितना बढ़ा चढ़ाकर दिखा रहा है, उतना बड़ा नुकसान अमेरिका को नहीं होगा। अमेरिका दरअसल ये काम कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसे लग रहा है कि उसके अपने यहाँ के स्किल्ड वर्कफोर्स के काम को, उनके रोजगार को नुकसान पहुंच रहा है। भारत और तीसरी दुनिया यानी थर्ड वर्ल्ड के देश, जिसमें भारत, बांग्लादेश जैसे देशों के, दक्षिण एशिया के देशों के लोग बड़ी संख्या में अपनी मेधा के बूते, अपनी प्रतिभा के बूते, मेरिट के बूते, टैलेंट के बूते वो अमेरिका में जाकर के काम कर रहे हैं और वहां के प्रोफेशनल्स को मात दे रहे हैं। उसमें कोई नरेंद्र मोदी या मनमोहन सिंह का योगदान नहीं है, वो इस देश के आम लोगों की, भारत जैसे देश के आम लोगों की प्रतिभा का, छात्रों की प्रतिभा का अपना योगदान है, नौजवानों की प्रतिभा का योगदान है, जिसके बूते वो वहां जाकर काम कर रहे हैं। अन्यथा भारत के अंदर के आईटी वर्कफोर्स की क्या स्थिति है? यहाँ की आईटी कंपनियों के मालिक और सीईओ तो समय समय पर बयान देते हैं कि हफ्ते में 70 घंटे काम करें। मतलब हफ्ते में 70 घंटे का मतलब है कि 7 दिन कम से कम 10-10 घंटे काम करें। और पैसे कितने देंगे? भारत के अंदर आईटी वर्कफोर्स में 2% लोग भी ऐसे नहीं मिलेंगे जिनकी सालाना सैलरी, सालाना पैकेज जिनका 50 लाख रुपए का होगा। 2% लोग नहीं मिलेंगे भारत के आईटी सेक्टर में।
अब अमेरिका में जो लोग जो मिनिमम 70-80 लाख रुपए पर काम कर रहे हैं, मैक्सिमम 5-10-20 करोड़ पर भी काम कर रहे हैं, सुंदर पिचाई और सत्या नडेला बनने का सपना लेकर जा रहे हैं, अब उन्हें भारत में आकर पीठ पर लैपटॉप टांग कर, कुबड़ निकालकर, मेट्रो में लदा कर चढ़ के कंपनी जाना, फिर वहां से आना और फिर सुबह से शाम तक वो करने के बाद शाम में किसी प्रकार से मेड या कुक का बना हुआ खाना खाना और फिर सो जाना। उसी नौकरी के लिए उन्हें भारत आकर अभिशप्त होना होगा। सैलरी मिलेगी औसतन 20, 25, 30, 50 हजार या मैक्सिमम 1 लाख कर सकते हैं, क्योंकि भारत के अंदर उतनी बड़ी सैलरी मिलेगी नहीं। तो सवाल यह उठता है कि क्या इससे मोदी जी को खुश होना चाहिए? क्या इससे भारत के आम लोगों को खुश होना चाहिए? क्योंकि वाकई स्वदेश लौटने का मौका तो दे ही दिया है। धरती कहे पुकार के जैसी फिल्म बनाने वाले लोग पलायन करने वाले और प्रवास करने वाले लोगों को देखकर बनाई गई थी, लेकिन अब धरती कहे पुकार के का सपना डोनाल्ड ट्रंप के कानून ने कहीं ना कहीं भारतीयों की वतन वापसी को सुनिश्चित करने की दिशा में एक मील के पत्थर की तरह बना तो जरूर दिया है। सवाल यह है कि इंडिया की आईटी वर्कफोर्स या दूसरे प्रोफेशनल्स, बहुत सारे लोग वहां प्रोफेसर भी हैं, मेरे भी बहुत सारे मित्र हैं जो वहां एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं या दूसरे फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन 90-95% लोग तो आईटी सेक्टर में ही है। अब चाहे आईटी वाले हो या नॉन आईटी वाले हो, सबके सामने जो वहां रोजगार का संकट, वतन वापसी का संकट आकर खड़ा हो गया है, तो उस परिस्थिति में वीजा एक्सटेंड करने के लिए कौन सा नियम लगाना होगा? अक्सर हम सब लोग अलग अलग सोशल मीडिया साइट पर कपिल शर्मा का एक पुरानी रील देखते हैं। रील का जमाना है, आप ना भी देखना चाहें तो दिख जाती है। और उस रील में दिखाया जाता है कि कपिल शर्मा के शो में एक लड़की कहती है, कपिल शर्मा पूछते हैं कि ब्रिटेन में टिके रहने के लिए क्या करना होगा, तो कहते हैं कि वीजा एक्सटेंड कराने का नियम यह है कि या तो वहां घर खरीद लो या वहां की किसी लड़की से शादी कर लो। तो क्या वही काम अब इंडियंस के पास बचा हुआ है? लेकिन वो करने से भी H1B वीजा एक्सटेंड अमेरिका में नहीं हो जाएगा। हो सकता है ब्रिटेन में ऐसा कानून हो, जिस तरह की बातें कपिल शर्मा शो में कही जाती है, लेकिन लोगों के करियर का सवाल कपिल शर्मा शो का सवाल नहीं है। लोगों के करियर का सवाल एक गंभीर सवाल है, और इस गंभीर सवाल को लेकर भारत के आईटी प्रोफेशनल, यहाँ की आईटी कंपनियां, यहाँ का वर्क कल्चर और यहाँ की सरकार किस तरह का माहौल इन लौटने वाले लोगों को देगी, ये गंभीर चिंता का विषय है। कहीं ना कहीं भारतीयों को दुनिया के स्तर पर और सबसे बेहतरीन आईटी वर्क प्लेस पर अपनी प्रतिभा दिखाने से रोका जा रहा है। लेकिन क्या आपने सुना कि भारत के विदेश मंत्री ने विरोध जताया? अब तक मैंने नहीं सुना है, हो सकता है अब आगे कहीं जता दें। और विरोध जताएंगे तो विरोध जताकर वो करेंगे क्या? टैरिफ पर विरोध जताकर क्या किया? टैरिफ उन्हें मिला नहीं, टैरिफ को लेकर जो भी वो करना चाहते थे कोई फायदा उस विरोध का हुआ नहीं। चंद्रबाबू नायडू अलग चिट्ठी लिख रहे हैं कि उनके किसानों को नुकसान हो रहा है, लेकिन हकीकत यह है, राज्यवार आंकड़ा मेरे पास नहीं है, लेकिन जितने सारे अमेरिका के आईटी फर्म में काम करने वाले भारतीय लोगों की तादाद आप देखें तो 3 राज्यों के लोग बहुत बड़ी संख्या में मिलते हैं। आंध्र प्रदेश के लोग बहुत बड़ी संख्या में है, तमिलनाडु के लोग बहुत बड़ी संख्या में है, और बिहार के लोग बहुत बड़ी संख्या में है। तो खैर बिहार वाले तो पूरी दुनिया में जहां चले जाएं वहीं मिल जाएंगे, और ये सब आईटी वर्क फोर्स वाले इन 3 राज्यों के लोग बड़ी संख्या में है, तो स्वाभाविक है दूसरे राज्यों के लोग भी हैं। तो इतनी बड़ी संख्या में जब यहाँ के लोग हैं, तो इन लोगों की वतन वापसी के बाद किस तरह का वर्क कल्चर नीतीश कुमार या चंद्रबाबू नायडू या रेवंत रेड्डी या एमके स्टालिन दे पाएंगे, और किस तरह नरेंद्र मोदी की सरकार उतने बड़े पैकेज के साथ उन्हें भारत में रहने की व्यवस्था कर पाएगी, ये सवाल अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। बिहार में लोग उम्मीद कर रहे थे कि दरभंगा से सिलिकॉन वैली के लिए सैन फ्रांसिस्को या शिकागो या न्यूयॉर्क के लिए अमेरिका की फ्लाइट खुल जाएगी, अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट खुलेगी और सीधे लोग दरभंगा से उड़ेंगे और पहुंच जाएंगे अमेरिका। लेकिन अब अमेरिका पहुंचने की बात तो छोड़ दीजिए, अब तो वापस स्वदेश चहुपने की परिस्थितियां बन रही है। आम बोलचाल की भाषा में बिहार में लोग पहुंचना को चहुपना कहते हैं, इसलिए मैंने कहा कि वापस चहुपने की परिस्थितियां बन रही है। तो इन परिस्थितियों के लिए भारत सरकार की तैयारी क्या है? 11 सालों का नरेंद्र मोदी का शासनकाल और अब अमृतकाल की बात जिस 2047 तक की जा रही है, क्या उसमें मंदिर, मस्जिद, गाय, गोबर, हिंदू मुसलमान, शमशान, कब्रिस्तान, भारत पाकिस्तान, इसी की चर्चा होगी,
या वाकई इस देश के स्किल्ड वर्क फोर्स के लिए भारत के अंदर ही सिलिकॉन वैली जैसी व्यवस्था बनाए रखने की दिशा में कोई कदम उठाया जाएगा? ये अब तक इसका जवाब अनुत्तरित है। और अब जब एकाएक ये परिस्थितियां आई हैं तो इन परिस्थितियों में क्या करेगी भारत सरकार? इस सवाल को लेकर देश के हर कोने में, जिस घर में एक एनआरआई है, जिस गांव में एक एनआरआई है, जिस कस्बे में एक एनआरआई है, उसके सामने ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई है। कई सारे मेरे मित्र हैं अमेरिका में, खुद अभी भी वो अमेरिकी नागरिक नहीं बने हैं, परिवार के बाकी लोग बन गए हैं, लेकिन वो बन नहीं पाए हैं। अब वो अमेरिका गए, उनकी शादी हुई, उनके बच्चे हुए। जब उनके बच्चे अमेरिका में जन्म लिए तो स्वाभाविक है कि उन्हें अमेरिकी नागरिकता मिली जानी है, मिल ही गई है, लेकिन वो बेचारे अब तक अमेरिकी नागरिक नहीं बन पाए। तो क्या उन्हें अमेरिकी नागरिक बनना होगा? और क्या इतनी आसानी से अमेरिका अपनी नागरिकता उन्हें दे देगा? इतने बड़े वर्कफोर्स को नागरिकता दे देगा? ये सवाल सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। और क्या भारत के अंदर, जहां मंदिर बनाने को एक इवेंट की तरह दिखाया जाता है, जहां कहीं हर चीज में एक सांप्रदायिक एंगल ढूंढने की परिपाटी तक चल पड़ी है, और लोग कहीं ना कहीं जाति और धर्म की राजनीति में उलझे हुए दिखाई दे रहे हैं। जात का भात खा रहा है कोई, तो कोई हिंदू बचा रहा है, कोई मुसलमान बचा रहा है। कहीं ना कहीं लोगों की सांप्रदायिक चेतना सबसे ऊपर आकर खड़ी हो गई है। तो क्या उस देश के अंदर जो अमेरिकी संस्कृति में रच बस गए ऐसे लोग थे, उनके लिए कोई जगह बची हुई है? अब तक तो अग्निवीर के मामले में आपने देखा कि सवाल उठता था कि जब अग्निवीर आएगा तो क्या होगा। 4 साल या 6 साल के बाद जब अग्निवीर वाले नौजवान बिना किसी पेंशन के वापस घर लौट जाएंगे सेना की नौकरी के बाद, तब वो क्या होगा? उस सवाल से ये देश जूझ रहा था। अब तो उससे भी बड़ा सवाल आ गया कि जो आईटी वर्कफोर्स अमेरिका में है या जो नॉन आईटी वर्कफोर्स अमेरिका में है, वो H1B वीजा के एक्सटेंड होने या उसके नियम कड़े होने, उसकी फीस न दे पाने की स्थिति में यदि स्वदेश लौटेगा तो क्या होगा? किसी भी देश की अर्थव्यवस्था वर्क कल्चर से चलती है कि किस प्रकार का वर्किंग कल्चर, मतलब कामकाजी सभ्यता आपने विकसित की है। लेकिन वो कामकाजी सभ्यता कैसे विकसित हुई है? इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने वाले लोगों को, नई पीढ़ी को आप जाकर देखिए, नौकरी कहीं कर रहे हैं, फेसबुक और दूसरे सोशल मीडिया साइट पर दिन रात सांप्रदायिकता का जहर बोने में लगे हुए हैं। दिन रात हिंदू मुसलमान उल्टी सीधी चीजें करने में व्यस्त है। अमेरिका में बसे हुए लोग वो काम नहीं कर रहे, तभी उन्हें अच्छा पैकेज मिल रहा है। एक तो उनकी आईआईटी या दूसरे इंस्टीट्यूशन में पढ़ाई अच्छी रही 4 साल या 6 साल की, दूसरा उन्हें एक अच्छा वर्क कल्चर मिला, अच्छी काम की संस्कृति उन्होंने देखी, और वहां से आकर अब एक नए तरह की व्यवस्था। और ये स्थिति आईटी वालों के साथ ही नहीं है, बहुत सारे ऐसे डॉक्टर हैं जो H1B वीजा पर अमेरिका में काम कर रहे हैं। कहीं से एमबीबीएस किया किसी पुराने और प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज से, पीजीआई चंडीगढ़ या पीजीआई लखनऊ जैसे संस्थान से या एम्स से एमडी किया, और फिर उन्हें भारत में लगा कि यहां काम करने लायक माहौल नहीं है तो अमेरिका चलो। वहां गए, अब वहां भी वीजा पर संकट। कई तरह के सवाल हैं। माधुरी दीक्षित के पति श्रीराम नेने अमेरिका में डॉक्टर है, तो क्या श्रीराम नेने की तरह सारे डॉक्टर इतने बड़े हैं कि जिनके पास माधुरी दीक्षित जैसी पत्नी है और उनकी कमाई बहुत बड़ी कमाई हो? हकीकत ये नहीं है, हकीकत इसके ठीक उलट है। और जब ठीक उलट हकीकत इसके दिखाई दे रही है, तो इस हकीकत को स्वीकार कर भारत सरकार और भारत के अंदर की राज्य सरकारें किस प्रकार से इस देश के अंदर तैयारी करती हैं, उस तैयारी पर जो सवाल उठा हुआ है, उसी सवाल के इर्द गिर्द भारत के अंदर, लोकतंत्र के अंदर मजहबी तत्वों को आगे बढ़ाने वाले लोगों की आंखें अब खुल जानी चाहिए थी। लेकिन अफसोस कि वो खुल नहीं रही है। इस देश के आईटी वर्कफोर्स में बहुत सारे लोग ये जानकर खुश होंगे कि अच्छा, अब तो सब धाम 22.5 पसेरी होने की, यानी सबके एक बराबर होने की नौबत आ गई। चाहे आईआईटी वाले हो या नॉन आईआईटी वाले हो, किसी झंडू बाम कॉलेज से इंजीनियरिंग करने वाले हो, अमेरिका वाले भी भारत आकर उसी पैकेज पर नौकरी करेंगे जिस पर ये पहले से कर रहे हैं, यानी कम सैलरी पर। ये सोचकर भी खुश होने वाले लोगों की तादाद कम नहीं होगी। और क्यों ना हो, नोटबंदी जब भारत में हुई थी तो सबसे ज्यादा खुश कौन था? जिसके पास बैंक में रखने लायक और नोट बदलने लायक पैसा नहीं था, बल्कि वो इस बात पर खुश था कि जिसके पास पैसा था वो लाइन में लगा हुआ है, जिसको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था
दिहाड़ी मजदूर पर काम करने वाले आदमी को लग रहा था कि मोदी जी ने बड़ा अच्छा काम किया है। लेकिन फिर उसके बाद अर्थव्यवस्था में जो मंदी आई, मनमोहन सिंह के कहे मुताबिक जो 2% या उससे ज्यादा का हिट मिला इंडियन इकोनॉमी को, और फिर घर बिठाकर 5 किलो राशन देने वाली व्यवस्था आई, तब जाकर कुछ लोगों की आंखें खुली और तब जाकर 400 पार का नारा 240 पर आकर टिका। अन्यथा कार्ल मार्क्स ने जो कहा था कि धर्म की अफीम बहुत बड़ी होती है, उस अफीम के आगे H1B वीजा के सहारे डोनाल्ड ट्रंप ने जो परिस्थितियां भारत के लिए पैदा की है, ये समय राजनीति, दलगत और सांप्रदायिक और जातीय व्यवस्था से, उस मानसिकता से ऊपर उठकर सोचने की है। क्या वाकई ये देश सोचने के लिए तैयार है? क्या आपने सुना कि प्रधानमंत्री ने ऐसी किसी समस्या पर ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई? क्या आपने सुना कि ऑल पार्टी मीटिंग के बाद एक ऑल पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिस पर इसमें विरोध जताया गया? नहीं सुना, शायद आप सुनेंगे भी नहीं, क्योंकि आइडिया ऑफ इंडिया जिस परिकल्पना के साथ लाया गया था, उस परिकल्पना में तो नरसिम्हा राव जैसे प्रधानमंत्री यकीन करते थे, ताकि जिनेवा में बेनजीर भुट्टो के आरोपों का जवाब देने के लिए विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी को भेजा करते थे। अब साल बदल गया, परिस्थितियां बदल गई, एक अकेला सब पर भारी वाली परिस्थितियां हैं, लेकिन एक अकेला, वही एक अकेला डोनाल्ड ट्रंप के एक अकेले के ऊपर भारी नहीं पड़ पा रहा है। और भारत के अंदर रोजगार का संकट, रिवर्स माइग्रेशन का संकट जो खड़ा हो रहा है, उस संकट का कोई जवाब नहीं है। देखते हैं आने वाले वक्त में कैसे परिस्थितियां बदलती है। उम्मीद है अमेरिका के अंदर से भी इसको लेकर विरोध होगा, क्योंकि वहां भी कोई बहुत अच्छे हालात इससे हो जाएंगे, इसके लक्षण दूर दूर तक दिखाई नहीं देते। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।